हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। The IT bubble burst in 2000, throwing the American economy into recession. To get the economy out of the recession, the US Federal Reserve cut interest rates, bringing about large increase in liquidity or money supply with the banks. With the cheap availability of credit, the households, even with poor credit worthiness, borrowed funds from banks to buy cars and houses. Americans went on a home buying spree. Prices of houses and real estate were rising rapidly. In view of the low interest rates and excess liquidity with them, lending for houses by banks was found to be quite attractive. As a result, banks provided housing finance to even subprime households, that is, households that had no capacity to pay back loans on time. तो आईटी बबल बर्स्ट हुआ। आईटी क्राइसिस के बाद यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स कट किए, जिससे कि लिक्विडिटी आई, मनी सप्लाई बढ़ी। उससे क्या हुआ कि हाउस होल्ड जिनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, दैट इज़ दे हैड पुअर क्रेडिट वर्दीनेस, उन्होंने भी बैंक से फंड्स बोरो करके कार्स और हाउसेस बाय कर लिए। अमेरिकन्स वेंट ऑन अ होम बाइंग स्प्री, तो वो होम बाइंग स्प्री पे चले गए। उन्होंने बहुत सारे घर खरीदने शुरू कर दिए। प्राइसेस ऑफ हाउसेज एंड रियल एस्टेट वर राइजिंग रैपिडली। हाउसेज और रियल एस्टेट के प्राइसेस जो थे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। इन व्यू ऑफ द लो इंटरेस्ट रेट्स एंड एक्सेस लिक्विडिटी विद देम, तो बैंक्स ने लो इंटरेस्ट रेट्स और एक्सेस लिक्विडिटी की वजह से दे स्टार्टेड लेंडिंग फॉर हाउसेज बाय बैंक्स। लेंडिंग फॉर हाउसेज बाय बैंक्स वाज फाउंड टू बी क्वाइट अट्रैक्टिव, तो वो हाउसिंग लोन देना उन्होंने शुरू कर दिया और इस चक्कर में उन्होंने सब प्राइम हाउस होल्ड्स को भी लोन्स देने शुरू कर दिए। In the US in 2005, the mortgage interest rates across the country began to rise that caused increase in prices of houses to slow down. 2005 में यूएस में जो मॉर्टगेज इंटरेस्ट रेट्स थे वो बिगैन टू राइज, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लग गए, तो प्राइसिंग ऑब्वियसली उससे इम्पैक्ट होगी। प्राइसेस ऑफ हाउसेज जो थी उतनी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज नहीं कर रही थी। Besides, the building of houses in excess during the boom period led to their oversupply in the market, which caused housing prices to decline in 2006. तो सप्लाई बिल्ड हो चुकी थी, हाउसिंग सप्लाई एक्सेस में थी बूम पीरियड की वजह से, तो उसकी वजह से हाउसिंग प्राइसेस डिक्लाइन करके 2006 में। बट लाइक द आईटी बबल, द हाउसिंग बबल बर्स्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2007। पूरा बर्स्ट सेकेंड हाफ ऑफ 2007 में हुआ विद द फॉल इन प्राइसेस ऑफ हाउसेज विच वर held as mortgage, the subprime households started defaulting on a large scale. तो ऑब्वियसली बात है, सबप्राइम हाउसहोल्ड्स कहाँ से दे पाएंगे पैसे विद द फॉल इन प्राइसेस। दिस कॉस्ट हेवी लॉसेस टू द बैंक्स। विद दिस द सबप्राइम हाउसिंग मार्केट टम्बल्ड। Securitization of subprime mortgage housing loans. The banks that sold the subprime mortgage housing loans did not keep them with themselves. उन्होंने अपने पास नहीं रखे वो हाउसिंग लोन्स। They sold them to banks and other investors through a financial innovation called CDO, that is collateralized debt obligations, which were backed by a host of mortgage assets. तो उन्होंने इन लोन्स को एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे जो कि CDO है उसके थ्रू बेच दिया। उन्होंने लोन्स को बेच दिया बैंक्स और अदर इन्वेस्टर्स को CDO बना के। Investment banks associated with the Wall Street in the US repackaged the subprime housing mortgage loans into synthetic securities that CDO they were quite complex. To make them quite safe for investment, thereby increasing their marketability, they were given AAA, BBB rating. तो इन सब हाउसिंग लोन्स को कंबाइन किया काफ़ी सारों को और एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया CDO, और रेटिंग एजेंसीज के साथ मिलकर इन्होंने इसको बहुत अच्छी रेटिंग्स देनी शुरू कर दी, जैसे कि ट्रिपल बी। तो लोगों को लगा कि बहुत सेफ और अच्छी इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। द अमेरिकन यूरोपियन इंटरमीडिएट्स जैसे कि बैंक्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड हैवीली इन दिस कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटीज़। तो इन सब ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स की CDOs के अंदर, बेस्ड ऑन सब प्राइम मॉर्टगेज लोन्स, बीइंग अनअवेयर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व. Those who bought these mortgage-backed securities borrowed heavily from the banks. Apart from that, they borrowed heavily. उन्होंने बहुत ज़्यादा बोरो करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर डाली. The subprime housing loans burst in 2007 when housing prices fell at the fastest rate, leading to defaults in payment schedules by borrowers. हाउसिंग प्राइसेस जैसे कि मैंने बात की सेकेंड हाफ ऑफ 2007 में सबप्राइम हाउसिंग बबल बर्स्ट कर गया और हाउसिंग प्राइसेस गिर गई. As a result, the value of underlying subprime
हाउसिंग सिक्योरिटीज़ डिक्लाइंड अलॉन्ग विद प्राइसेस ऑफ स्पेशल कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटीज़। तो CDOs की वैल्यू, क्योंकि वो लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो वो भी गिरने लग गई। As a result, the banks and investment funds that had bought billions of dollars worth of these complex securities based on subprime mortgages suffered heavy losses. Obviously, banks और investment banks जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी CDOs के अंदर, उनको heavy losses होने लग गए. As a result of huge losses, many banks and investment funds, काफ़ी सारे banks and investment funds bankrupt हो गए, including Lehman Brothers. तो फिर उनके पास फंड्स नहीं थे कंज्यूमर्स को या कॉर्पोरेट कंपनीज़ को लैंड करने के लिए, जिससे कि क्रेडिट क्रंच हो गया, जिससे कि कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट दोनों इफेक्ट हुई, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन आ गया. The Federal Reserve and other central banks, since they have injected substantial liquidity in the market, either by means of lowering of interest rates or by bailing out distressed financial institutions, thus leading to nationalization of financial institutions on a large scale. तो फेडरल रिजर्व और सेंट्रल बैंक थे, उन्होंने सब्सटैंशियल लिक्विडिटी इंजेक्ट की मार्केट में, इधर बाय लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स और बेल आउट किया डिस्ट्रेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को. तो नेशनलाइजेशन होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की. बेसिकली टैक्स पेयर का मनी यूज़ किया गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को खरीदने के लिए. द रिडेम्पशन प्रेशर ऑन सिक्योरिटीज एडेड टू द लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स ऑफ बैंक्स नॉट ओनली इन US बट इट स्प्रेड टू अदर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन यूरोप, चाइना, Brazil, India and others. The banks of other countries felt the pinch of the liquidity crisis and being risk averse stopped providing credit to companies. तो जो redemption pressures थे, that is repayment pressures on securities, उससे liquidity problems of banks सिर्फ US में नहीं बल्कि और भी जगहों पे इफेक्ट हुई, जैसे यूरोप, ब्राज़ील, चाइना, जापान, इंडिया. तो ये क्राइसिस था, ये वर्ल्ड में स्प्रेड होने स्टार्ट हो गया. The banks of other countries felt the pinch of the liquidity crisis and being risk averse stopped providing credit to companies. तो रिस्क अवर्स होने की वजह से उन्होंने क्रेडिट भी देना कम कर दिया. बुश गवर्नमेंट ने एक $700 बिलियन का रेस्क्यू प्लान अमेरिकन कांग्रेस से पास करा है टू बेल आउट बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. द यूएस गवर्नमेंट कट डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंड रिफंड्स टू पीपल टू बूस्ट एंगेजमेंट. तो यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि टैक्सेस को हम कम कर देते हैं, टैक्सेस को कट कर देते हैं, इससे क्या होगा कि एग्रीगेट स्पेंडिंग बढ़ेगी. But however, it has been found that due to great uncertainty about future economic conditions, a good part of the increase in disposable income due to tax cut was saved by the American people, and therefore tax reduction did not have the desired effect on stimulating expenditure and demand. पर जो टैक्स इन्होंने कट किया, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी थी, तो लोगों ने जो पैसे बचे उसको अपने पास ही रख लिया, उसको सेव कर लिया. तो ऐसा कोई एक्सपेंडिचर या डिमांड पे इम्पैक्ट नहीं आया. फिर ओबामा गवर्नमेंट ने फिस्कल स्टिमुलस ऑफ $783 बिलियन प्रोवाइड किया. दिस न्यू पैकेज कंटेन्स इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज वेल एज कट इन टैक्सेस. तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया गया, टैक्सेस को भी कम किया गया टू बूस्ट कंजम्पशन डिमांड इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस. विद द वेरियस फिस्कल मेजर्स ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्स कट्स. तो ये फिस्कल मेजर्स करने के बाद फिस्कल डेफिसिट भी जो यूएस गवर्नमेंट का था 12.5% ऑफ GDP पे चला गया फॉर द ईयर 2009. टू ओवरकम रिसेशन द यूएस फेडरल रिजर्व कट ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट्स टू नियर जीरो. रिसेशन हो गया. अब रिसेशन को ओवरकम करने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, ज़ीरो कर दिया. द फेडरल रिजर्व ऑल्सो टुक मेजर्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द यूएस इकॉनमी. उन्होंने मनी सप्लाई को भी इंक्रीज़ करने के लिए और मेजर्स किए सो एज टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. हाउएवर दीज मॉनेटरी मेजर्स डिड नॉट सीम टू वर्क ड्यू टू अनसर्टेन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सीधी सी बात है, जो भी पैसा आ रहा था या इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ, तो लोगों अनसर्टेनिटी की वजह से लोगों ने एग्रीगेट स्पेंडिंग नहीं बढ़ाई. फेलियर ऑफ द फ्री मार्केट सिस्टम. तो फ्री मार्केट सिस्टम डिड नॉट वर्क वेल टू ऑटोमेटिकली करेक्ट द क्राइसिस. अब फ्री मार्केट सिस्टम इस क्राइसिस को करेक्ट करने में नाकाम रहा. द फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अनरेगुलेटेड फ्री मार्केट स्पेशली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ग्रीनस्पैन. तो एक अनरेगुलेटेड फ्री मार्केट थी. सिंस द 70s when Reagan was president of the United States, a policy of complete deregulation of market economy, including its financial architecture, has been followed. It is this lack of proper regulation of financial institutions, banks and stock markets that led to the creation of complex and non-transparent securities. The real sin of both Fed and Bush administration was the failure to exercise adult supervision of markets anywhere. तो हमें किसी भी मार्केट में सुपरविजन की ज़रूरत होती है, एडिक्वेट रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, ताकि हम मार्केट फेलियर्स को एड्रेस कर पाए. तो इस केस में ये नहीं हुआ था. क्रैश इन स्टॉक मार्केट. शेयर प्राइसेस ऑफ मेनी कंपनीज स्टम्बल्ड with heavy decline in capital value of companies, inflicted huge losses on investors. Obviously, stock market तो crash करनी ही थी. Adverse effect on flow of credit, investment and growth. The liquidity problem faced by them adversely affected the flow of credit to companies for financing working capital and fixed investment, and to
the consumers for buying durable goods such as cars, houses, etc. This affected real economy and adversely affected economic growth in United States and Europe. तो जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी उसने फ्लो ऑफ क्रेडिट कंपनीज़ को अपना वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए या फिक्स इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर कंज्यूमर्स को कुछ ख़रीदने के लिए कार्स वगैरह हाउसेज उसके लिए पैसा नहीं मिल रहा था. दिस अफेक्टेड रियल इकॉनमी को इफेक्ट हो गया एंड एडवर्सली अफेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप. As lines of credit to corporate firms dried up in US and Europe, even for meeting the needs of working capital, it affected payments to employees and supplies. तो पेमेंट्स रुक गई लोगों की. लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड क्रेडिट क्रंच ऑल्सो स्टॉल्ड ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पे इम्पैक्ट हो गया. तो देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वजह से कि रियल इकोनॉमी पे कितना बड़ा एक इम्पैक्ट हुआ. Fears of several banks and corporate companies going bankrupt arose as several companies started laying off workers. फिर अब बैंक्स और कंपनीज क्या करें, पैसा नहीं है, they had to start laying off workers. From the second half of 2007, when there was a drastic slide down in share prices, the negative wealth effects worked to lower the demand for consumer goods, and through the working of accelerator dampened investment in the economies of the US and the European countries. तो क्या हुआ, ड्रास्टिक स्लाइड डाउन हो गया, नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट आ गया, टू लोअर द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स. एक नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट आ गया, काफ़ी खतरनाक नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट आ गया कि स्टॉक प्राइसेस कम होगी. स्टॉक प्राइसेस गिरेगी, लोगों के पैसे डूब गए तो क्या डिमांड करेंगे वो, है ना. टू लोअर द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड थ्रू द वर्किंग ऑफ एक्सेलरेटर डैम्पर्ड इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट आ गया, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड पे इम्पैक्ट आ गया, तो स्लो डाउन आ गई. अब crisis spread to other countries. It is often said that when America sneezes, the whole world catches cold. In fact, the surplus funds in the European countries and Japan were invested in the United States. Directly or indirectly, capital flowing to America from global investors ended up financing the housing credit bubble that ultimately burst with painful consequences. Globalization के टाइम में all the economies are very much interconnected. और यूरोप और जापान के सरप्लस फंड्स यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्ट हो रहे थे जो कि इस हाउसिंग क्रेडिट बबल को फाइनेंस कर रहे थे. दस इन्वेस्टर्स एंड बैंक्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एंड जापान, तो इनको भी यूरोपियन कंट्रीज़ और जापान के इन्वेस्टर्स और बैंक्स को भी हैवी लॉसेस सफ़र करने पड़े. फॉलोइंग द क्यूज फ्रॉम द क्रैश इन द स्टॉक प्राइस इन द वॉल स्ट्रीट, शेयर प्राइस इन स्टॉक मार्केट्स इन यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो क्रैश्ड, लीडिंग टू हैवी लॉसेस टू इन्वेस्टर्स. तो ये था ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस. थैंक यू.